डीडी झारखंड प्रसारण का ये वीडियो है, पार्ट 5 वीडियो है, 10th क्लास का ये वीडियो है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है संसाधन एवं विकास भाग दूसरा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भू संसाधन क्या है और मृदाओं का वर्गीकरण कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग कहाँ और किस प्रकार से करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क इत्यादि। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। यह 3 प्रकार की भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में आती है। दूसरा, वन। हम भूमि का उपयोग वन में भी कर सकते हैं। तीसरा, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध है, बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है। स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि। चौथा, पांचवा, परती भूमि। वर्तमान परती जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो वह भूमि। और वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जैसे कि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। छठा, शुद्ध यानी निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है। भारत में भू उपयोग प्रारूप 2 तरीकों से है। पहला, भौतिक कार्य और दूसरा, मानवीय कार्य। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कार्य जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार है तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, यह थे कुछ भारत में भू उपयोग प्रारूप के विभिन्न रूप। दूसरा, शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब एवं हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। दोस्तों, यह थे 2 प्रकार के विभिन्न रूप जिसमें हम भारत में भू उपयोग प्रारूप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या है। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय यह है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी।
इसीलिए हमें चाहिए कि हम भूमि का सदुपयोग और समझदारी से उपयोग करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है यानी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भूमि निर्मिकरण न रहे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निर्मिकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। दोस्तों, हमें अपनी भूमि का उपयोग ठीक ढंग से और समझदारी से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हो सकते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। पशुचारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत। चलिए दोस्तों, अब हम मृदा संसाधन के बारे में भी जानते हैं। मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। यह पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है और जैव और अजैव पदार्थ मृदा के बनने की प्रक्रिया में भी योगदान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मृदाओं का वर्गीकरण कैसे और कितने भाग में हुआ है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। दोस्तों, यह थे कुल 6 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मृदा अपरदन और संरक्षण क्या है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण एवं निर्वाण इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में आज क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज सीखा कि भू संसाधन क्या होता है और मृदाओं का वर्गीकरण कितने भाग और कैसे हुआ है। दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट लाइट का है। दोस्तों, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है। तो जो भी चीज़ें और जो भी बातें हम पढ़ेंगे और सीखेंगे वो सभी नेल्सन मंडेला द्वारा रिटन है, यानी उनके द्वारा रची गई हैं। उनके जीवन का एक्सपीरियंस है वो सब। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। अबाउट नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे। बिगिनिंग ऑफ ओथ डे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ही, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है और इस चैप्टर में उन्होंने अपने जीवन में उस दिन का अनुभव बताया है जिस दिन वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बने थे। तो आइए हम नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ही वॉज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब वो दक्षिण अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था और उसने 400 में से 252 सीट्स जीती थी उस इलेक्शन में। स्पेंट 30 इयर्स इन प्रिजन, वो 30 साल जेल में भी बिता चुके थे। देखिए दोस्तों, उन्होंने कोई क्राइम मतलब कोई अपराध नहीं किया था। वो तो अपने और काले लोगों के हक के लिए लड़ते थे, जो गोरे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसीलिए उनको जेल में रखा गया था। फॉट फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द कंट्री, मतलब उन्होंने जो इलेक्शन यानी जो चुनाव लड़ा था वो उनके देश साउथ अफ्रीका का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। उनका कहना था, Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. इसका मतलब है, आज के बाद इस खूबसूरत धरती पे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। उन्होंने कुछ इस तरह लिखा था, 10 मई एक बहुत ही खूबसूरत और साफ दिन था। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के कई बड़े और दिग्गज नेता मुझे बधाई देने आ रहे थे शपथ ग्रहण समारोह से पहले। ये शपथ ग्रहण समारोह अफ्रीका की मिट्टी पे पहली बार इतने बड़े स्केल पर हो रहा था। शपथ ग्रहण समारोह एक बहुत ही खूबसूरत एम्फी थिएटर यानी खुली जगह जहाँ बैठने का सारा प्रबंध होता है, सारा इंतज़ाम होता है, लेकिन उसकी छत नहीं होती। वो एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग का बनाया हुआ था बहुत दशकों से। दोस्तों, दशक मतलब 10 सालों का समूह। बहुत दशकों से ये गोरे लोगों की कुर्सी थी, लेकिन आज सब बदल जाएगा। अब से कोई भी रेसिज्म यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना जात को लेकर ना रंग को लेकर। उस खूबसूरत सुबह मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ आया था। स्टेज के ऊपर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए शपथ ली थी। उसके तुरंत बाद थैबू म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए शपथ ली थी। फिर आई मेरी बारी।
मैंने कहा, आज हम सबकी मौजूदगी के साथ हम इस नए युग की शुरुआत करेंगे जिस पर पूरी मनुष्यता गर्व करेगी। इन सभी चुनावों से पहले तक जब गोरे लोग इस कुर्सी पर बैठा करते थे तब तक बहुत ही रेसिज्म यानी बहुत ही भेदभाव था, फिर चाहे वो जात को लेकर हो या रंग को लेकर हो। लेकिन अब से इक्वालिटी रहेगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। काले लोगों को भी देश की सेवा करने का पूरा मौका मिलेगा। इमेंसिपेशन मतलब सारी रिस्ट्रिक्शंस, सारी रोक टोक हट जाएंगी, हर रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी मिलेगी। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा? अबाउट नेल्सन मंडेला मतलब हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें जानी, जैसे कि वो अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था और वो 30 साल जेल में भी बिता चुके थे। बिगिनिंग ऑफ ओथ डे और उनके शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन सुबह सुबह क्या हुआ वो भी हमने जाना। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या हुआ। इनॉग्रेशन डेज थॉट यानी जिस दिन से काम शुरू करना था उस दिन नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है, वो शुरू कर दिया था। दोस्तों, क्या आप सबको याद है कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का एक पार्ट, एक हिस्सा है। और हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मतलब कुछ जरूरी चीजें जान ली थी, जैसे कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था। वो जेल में 30 साल बिता चुके थे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने कोई क्राइम मतलब कोई अपराध नहीं किया था जिसकी उनको सजा मिल रही थी। वो तो अपने और काले लोगों के हक के लिए लड़ते थे, जो गोरे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए उनको जेल में रखा जा रहा था। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, जिसने 400 में से 252 सीट्स जीती थी। नेल्सन मंडेला ने जो इलेक्शन मतलब जो चुनाव लड़ा था वो उनकी कंट्री, उनके देश का पहला डेमोक्रेटिक मतलब पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। इस चैप्टर में उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का वो हिस्सा है जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी यानी उनका शपथ ग्रहण समारोह था। आइए देखते हैं हम आगे के चैप्टर में और आगे की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या क्या हुआ था और नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या आ रहा था। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जिस दिन उन्होंने काम शुरू करना था उस दिन से उनके दिमाग में, उनके मन में क्या क्या ख्याल, क्या क्या थॉट्स आ रहे थे। तो आइए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला ने आगे की कहानी कुछ इस तरह लिखी है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब हम सब ने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि
एयरफोर्स यानी हवाई सेना के जहाज हमारे सम्मान, हमारी रिस्पेक्ट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। आर्मी भी परेड करते हुए हमारे सम्मान, हमारी रिस्पेक्ट में हमें सैल्यूट कर रही थी। लेकिन मैं वो समय आज भी नहीं भूला था। मेरे दिमाग में और मेरे मन में अभी भी वही ख्याल थे कि कुछ समय पहले की ही बात है, ज्यादा साल नहीं हुए हैं, जब यही ट्रूप्स मतलब यही जवान मेरे को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया करते थे। वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार है और मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। उस दिन देश में 2 नेशनल एंथम यानी 2 राष्ट्रगान बजाए गए थे। गोरे लोगों के लिए वही पुराना राष्ट्रगान था जो वो लोग शुरू से गाते आ रहे थे और जिसे गाने की परमिशन हम काले लोगों को नहीं थी। और हमारे लिए पहली बार बज रहा था हमारा राष्ट्रगान डाई स्टेम। भले ही उस दिन किसी को भी राष्ट्रगान के लिरिक्स यानी उसके बोल याद नहीं थे, लेकिन सब लोग दिल से राष्ट्रगान गा रहे थे। दिल से बहुत ही खुश थे कि उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी इक्वालिटी मतलब एक समान दर्जा मिल रहा है। 20वीं सदी के पहले दशक में दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दशक का मतलब 10 सालों का समूह होता है। 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोर वॉर मतलब एंग्लो बोर जंग के कुछ समय बाद ही गोरे लोगों ने जात पात और रंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव शुरू कर दिया था। पर अब इस 20वीं सदी के आखिरी दशक में कोई भी रेसिज्म यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, फिर चाहे वो जाति को लेकर हो या रंग को लेकर हो। और ये दिन हजारों के सैक्रिफाइस यानी बलिदान की वजह से आया है, जो सोचा भी नहीं जा सकता। आज से हम सबको इक्वालिटी यानी एक समान दर्जा तो जरूर मिल गया है, हम सब आजाद भी हो गए हैं, लेकिन उस भेदभाव की पॉलिसी यानी उस नीति की वजह से हमारे देश और हमारे देश के लोगों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे बाहर आने में हमें पीढ़ियां तो नहीं लेकिन कुछ साल जरूर लग जाएंगे। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस पॉलिसी के भी थे। जैसे कि इतने सालों के भेदभाव के बाद भी कुछ बहुत जिगरे और हिम्मत वाले लोग बाहर निकल के आए, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकवे। मेरा मानना है नफरत और भेदभाव कभी भी पैदा होने के साथ नहीं आती, वो बच्चों को सिखाई जाती है। कोई भी बचपन से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहता, ना वो जानता है। और अगर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जा सकता है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। बच्चों को ये भी सिखाया जा सकता है कि हमें प्यार के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे की कहानी बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या क्या हुआ और नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनको सलामी दी जा रही थी एयरफोर्स और जवानों के द्वारा, और नेल्सन मंडेला के दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि कुछ सालों पहले तक यही जवान मुझे अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया करते थे और आज ये मुझे ही सलामी दे रहे हैं। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जब वो काम करने लगे तो उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों, उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि भले ही हम सब आज़ाद हो गए हैं, इक्वालिटी मतलब एक समान दर्जा मिल रहा है हम सबको, लेकिन भेदभाव की पॉलिसी मतलब उस नीति ने बहुत बुरा असर करा है, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ साल जरूर लग जाएंगे। दोस्तों,
आप सब अपने घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जरूर पढ़ें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे थॉट्स इन माइंड ऑफ नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं और उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। थैंक यू।